हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम विल्हमिंग जर्मनी के बारे में चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये विल्हम जर्मनी इस समय 1890 से 1918 के समय को कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय जर्मनी के राजा विल्हम सेकंड थे। तो उन्हीं के नाम पर के आधार में ये नाम इस समय जर्मनी को के रूप में याद किया जाता है। अब जो विल्हम सेकंड थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे? ये डोमिनेंट शख्सियत के व्यक्ति थे। और बिस्मार्क जब ये नए राजा बन के आए थे, तो बिस्मार्क उस समय चांसलर थे कई साल, लगभग 20 साल से। तो इससे पहले वाले जो राजा थे, वो उसमें बिस्मार्क काफ़ी निर्भर रहा करता था, क्योंकि राजा ने अपनी सारी पावर बिस्मार्क को सौंप रखी थी। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद जब ये विल्हम सेकंड आए, तो विल्हम सेकंड डोमिनेंट रूलर, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि विल्हम ने जो भी पावर बिस्मार्क के पास थी, जिसको राजा ने दे रखी थी, उस पावर को वापस अपने पास ले लिया था। तो इस तरह से इनके और बिस्मार्क के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें आखिरकार बिस्मार्क को रेजिग्नेशन देना पड़ा। दूसरा, इनका ये काल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इंटरनेशनली जो देश थे, यूरोप के देश, वो इनके एग्रेसिव स्टांस से इनसे काफ़ी परेशान रहते थे। जैसे कि देख सकते हैं हम, जर्मनी का नक्शा ये है। तो इसके पड़ोस में एक तो रसिया था, इधर यहाँ पर ऑस्ट्रिया पड़ोस में है, यहाँ पर वेस्ट में फ्रांस पड़ोस में, और ऊपर इंग्लैंड है। तो इन्होंने सबके साथ संबंध खराब किए अपने समय में, सिर्फ ऑस्ट्रिया को छोड़ के। तीसरा, इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, उसमें जो नए चांसलर आए थे बिस्मार्क के बाद, उनका नाम था लियो वॉन कैपेरीवी। इन्होंने जो बिस्मार्क की पॉलिसी थी उसको ओवरटर्न कर दिया। जैसे कि बिस्मार्क ने प्रोटेक्ट टैरिफ वाली नीति अपनाई थी इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो ये जो नए चांसलर थे, इन्होंने इस टैरिफ नीति को हटा के फ्री ट्रेड वाली नीति अपनाई। इसके अलावा जो बिस्मार्क द्वारा बैन लगाया गया था सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उस बैन को भी हटा दिया गया था नए चांसलर द्वारा। तो बैन हटाने के बाद जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसने इलेक्शन में भाग लिया और काफ़ी मात्रा में सीट इसको मिलने लग गई थी। तो इनके दौरान में जो ये SPD पार्टी है, इसका जो पॉपुलैरिटी है उसमें काफ़ी हमें बढ़ावा देखने को मिला था इनके समय में। यहाँ तक कि 1912 आते आते SPD पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। और इनके समय में कुछ चीज़ें और भी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कई जर्मन ऐसे थे जो लोग अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहे थे। एक तो इसलिए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर इस समय जर्मनी की जो पॉलिसी थी, वो मिलिट्री को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा था। तो उसके तहत हर व्यक्ति को 2 साल मिलिट्री में कंपलसरी था सेवा देना। तो जो लोग सहमत नहीं हो रहे थे, वो लोग जर्मनी को छोड़ के जाके US की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। अब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो फॉरेन अफेयर में विल्हम सेकंड के दौर में क्या चीज़ें हो रही थी। विल्हम सेकंड की एक पॉलिसी थी जिसे वेल्ट पॉलिटिक के नाम से जाना जाता है। इस पॉलिसी के तहत विल्हम सेकंड ये चाहते थे कि जर्मनी की जो दुनिया में जगह है, उसको अपना जितना मजबूत जर्मनी है, उसी प्रकार उसकी कॉलोनीज़ भी उसको बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी कई सारी, और फ्रांस के पास भी कई सारी कॉलोनीज़ थी। लेकिन इनके समय जब ये राजा बने थे, तो जर्मनी केवल कुछ क्षेत्रों में ही उसकी कॉलोनीज़ थी। अफ्रीका में वो क्षेत्र पड़ता है, इसके अलावा एशिया में ना उसकी कोई कॉलोनी थी, इसके अलावा दूसरी जगह भी नहीं थी। तो ये चाहते थे कि जर्मनी को दूसरी जगह भी कोशिश करनी चाहिए अपनी कॉलोनी बसाने की। इसी पॉलिसी को हम वेल्ट पॉलिटिक के नाम से जाना जाते हैं, और इसे जर्मनी में कहा जाता है वेल्ट पॉलिटिक। और इसको एक स्पीच दी थी इन्होंने, जिसमें चांसलर ने दी थी स्पीच, जिसमें इन्होंने कहा था कि जर्मनी चाहता है कि उसकी जगह प्लेस इन द सन हो, उसको सन में जगह मिले, यानी उसको जितना मजबूत देश है उतना मजबूत उसके साथ बर्ताव किया जाए। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि इन्होंने कॉलोनीज आगे बढ़ाने की सोची थी, और उसी की तरफ उन्होंने कदम उठा के कई जगह में कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। अब इससे ये हुआ कि इनके संबंध अपने पड़ोसी देशों से बिगड़ने लगे थे, खासतौर में ब्रिटेन से बिगड़ने लगे थे। ब्रिटेन से बिगड़ इसलिए रहे थे क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज़ भी अफ्रीका में थी। तो जब ये अफ्रीका में कॉलोनीज़ अपनी बना रहे थे विल्हम, तो ब्रिटेन के साथ इनका संघर्ष हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन भी उस जगह में कॉलोनीज़ बसाना चाह रहा था। और दूसरा, ब्रिटेन के साथ संबंध होने के कारण ये भी है कि विल्हम सेकंड अपनी नेवी को ब्रिटेन के बराबर मजबूत करना चाह रहे थे, जिससे ब्रिटेन को
ये डर सताने लग गया कि कहीं ये जो विलियम अपनी नेवी को इसलिए तो नहीं बढ़ा रहा कि मेरे में आक्रमण कर सके। तो इस वजह से भी इन दोनों के संबंध बिगड़ने लग गए थे। तो फ्रांस के साथ संबंध पहले से बिगड़े थे। जब 1870-71 की यूनिफिकेशन वार हुआ था, उसी समय से फ्रांस और जर्मनी के जो संबंध है वो बहुत ही कटुता आ गई थी उसमें, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के हिस्से में एलेक्स-रोरेन जिसका नाम है उसमें कब्जा कर रखा था, और अब ब्रिटेन के साथ भी संबंध खराब होने लगे थे। तो इन दो देशों के साथ संबंध इनके जब ये आए थे उसके आगे के दौर में ये संबंध दोनों के साथ ख़राब हो गए थे, और रसिया के साथ भी संबंध में खराबी आई थी। और वो क्यों आई थी उसे अभी आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल हम कॉलोनीज़ की बात कर रहे थे। तो कॉलोनीज़ में इन्होंने जैसे कि अफ्रीका में कॉलोनीज़ बसाए, इसके अलावा कोई आइसलैंड देश होते छोटे छोटे, वहाँ पर भी इनके द्वारा जर्मन कॉलोनी बसाई गई, जैसे कि टोगोलैंड तो ये वहाँ पर था अफ्रीका में, लेकिन ये जर्मन समोआ ये आइसलैंड था। अब कुछ ये हुआ कि कुछ कॉलोनीज़ तो सक्सेसफुल रही, लेकिन कुछ कॉलोनी इनके लिए सिरदर्द बन के रह गई, क्योंकि वो अपने आप को खर्चा चलाने में वो कॉलोनी ज़्यादातर कॉलोनी नाकाम रही। केवल 2 ही कॉलोनी ऐसी थी जो कि अपना खर्चा खुद चला सकती थी, जिसमें टोगोलैंड और जर्मन समोआ शामिल थे, और ये प्रॉफिटेबल कॉलोनी थी। बाकी जितनी भी कॉलोनीज़ जर्मनी ने बसाई उनमें खुद जर्मनी को पैसा भेजना पड़ता था, ताकि उन जगहों में हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बन सके। तो आखिरकार जर्मनी को कोलोनाइजेशन करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इकोनॉमिकली तौर में वाइबल नहीं हो पाई ज़्यादातर कॉलोनीज़। तो इस तरह से जर्मनी को सब्सिडाइज़ करना पड़ रहा था इन कॉलोनीज़ को। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हुई। ये जो जर्मनी था लेट कमर के तौर में कोलोनाइजेशन कर रहा था, क्योंकि जब इसने कोलोनाइजेशन शुरू किया था उससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा दुनिया के ज़्यादातर भागों में कोलोनाइजेशन हो गया था। तो ये लेट कमर होने की वजह से भी इसके जो संघर्ष है वो ज़्यादा चला, क्योंकि ज़्यादातर देशों ने कॉलोनी जब अपनी बना दी थी तो केवल कुछ ही कॉलोनीज ऐसी थी जो बची थी, जिसमें जर्मनी अपनी कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका विरोध कौन कर रहा था? अभी हमने ब्रिटेन के बारे में तो पढ़ा, वो कर रहा था। एक दूसरा देश भी था, यूनाइटेड स्टेट, वो भी जर्मनी का विरोध कर रहा था कॉलोनीज जब जर्मनी कोशिश कर रहा था बनाने की। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि खुद यूनाइटेड स्टेट लेट कमर था अपने क्षेत्र में। तो अपने क्षेत्र में वो जैसे हवाई हो गया क्षेत्र जो उसकी बॉर्डर के सामने आइसलैंड है हवाई, तो उसमें तो अमेरिका ने अपना कॉलोनी बसा दी था। इसी तरीके से अमेरिका दूसरी जगह में भी कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहा था, और उसी कारण से इसका संघर्ष हो रहा था जर्मनी के साथ। अब यहाँ पर है कि एक कॉलोनी बसाई गई थी जर्मनी द्वारा। ये कॉलोनी जो थी ये साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट भाग में स्थित एक कॉलोनी में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि जर्मनी ने उस क्षेत्र में जब कॉलोनी बसा दी थी तो वहाँ पर अपने लोगों को भेजा सेटलर के तौर पे। अब जो वहाँ के मूल निवासी लोग थे उनके ट्राइब का नाम था हिरेरो और नमेक्युए। इन्होंने रेवोल्ट शुरू कर दिया उनके खिलाफ़, जो सेटलर लोग थे। तो इससे ये हुआ कि जर्मन ने अपनी सेना भेजी थी इस क्षेत्र में, और इनके जो रेवोल्ट था उसको इन्होंने कुचल दिया। और इसमें क्या हुआ कि 80% हेरोरो जो पॉपुलेशन थी उसका लड़ाई में खात्मा हो गया था, और 50% नमेक्युए जो ट्राइब है ये ख़त्म हो गई थी इस लड़ाई से। तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नरसंहार किया गया था जर्मन सेना द्वारा। इस जो लड़ाई है इसको फर्स्ट जेनोसाइड ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से भी याद किया जाता है। तो और आखिरकार जर्मनी ने आगे लगभग 1995 में इसमें मान लिया था कि हमसे गलती हुई है, और उन्होंने तब 1995 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत जर्मनी ने यहाँ पर इन क्षेत्रों के जो इनके जो बच्चे वगैरह है उनको पैसे दिए थे ताकि भरपाई हो सके जो जर्मन सेना ने गलती की है। अब आते हैं हम जर्मनी के जो संबंध थे, अब वो ओटोमन साम्राज्य भी नीचे है, वो भी इसका पड़ोसी देश है। तो उसके साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाए थे और उसकी मदद भी की थी। जैसे कि जर्मनी से एक रेलवे निकल के ओटोमन साम्राज्य से होते हुए वो बसरा तक जानी थी। उसका नाम रखा गया था बगदाद रेलवे। तो ये जब बगदाद रेलवे जा रही थी तो इसमें ब्रिटेन ने विरोध किया था, क्योंकि
जहाँ तक ये रेलवे जानी थी उसके सामने ब्रिटेन की बॉर्डर लगती है, जो उसका कॉलोनाइजेशन वाली बाउंड्री है, जो इराक में इस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो इसकी बॉर्डर, इस ट्रेन की जो पटरी थी उसका जो बॉर्डर थे वो इराक में लग रहा था। तो इसी वजह से ब्रिटेन ने इसका विरोध किया, तो मजबूरन इनको जो अपनी रेलवे है उसको थोड़ा पीछे हटाना पड़ा ताकि बॉर्डर में ना आ सके वो रेलवे की पटरी। तो इस तरह से भी कोशिश हो रही थी ब्रिटेन द्वारा कि किसी तरीके से जर्मनी को अपने क्षेत्र से बचाए रखे। अब हुआ ये कि जर्मनी के इस समय दुश्मन खड़े होने लग गए थे। जैसे कि हमने अभी देखा कि फ्रांस तो उसका परमानेंट दुश्मन बन रखा था, उससे ये क्षेत्र छीन लिए गए थे फ्रांस से। तो इसी वजह से फ्रांस के संबंध बहुत बुरे थे जर्मनी के साथ इस समय। और दूसरा, इंग्लैंड भी हमने देख लिया था कि इंग्लैंड के संबंध जर्मनी से इसलिए ख़राब थे क्योंकि जर्मनी अपनी नेवी को मजबूत करना चाह रहा था। अब रसिया के साथ क्यों हुए संबंध बुरे? रसिया के साथ इसलिए हुए क्योंकि बिस्मार्क ने रसिया के साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी थी, जिस ट्रीटी का नाम था री इंश्योरेंस ट्रीटी। इसके तहत जर्मनी और रसिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, सीक्रेट गुप्त एग्रीमेंट था वो, सीक्रेट ट्रीटी थी वो। उसके तहत ये होना था कि दोनों देशों ने ये आपस में समझौता किया कि अगर ये जर्मनी है किसी दूसरे देश में अटैक करता है, जर्मनी देश अगर किसी दूसरे देश में अटैक करता है तो रसिया न्यूट्रल बना रहेगा। इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर जर्मनी फ्रांस में अटैक करता है तब रसिया लड़ाई में आ सकता है जर्मनी के खिलाफ, ये एक्सेप्शन था। अब रसिया के साथ भी ऐसी था कि रसिया अगर किसी दूसरे देश में अटैक करेगा तो जर्मनी न्यूट्रल रहेगा, वो रसिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा इस कंडीशन से, इस जो ट्रीटी थी उसके हिसाब से। लेकिन अगर रसिया, जो जर्मनी का दोस्त है, जर्मनी का जो दोस्त था ऑस्ट्रिया था इस समय, अगर रसिया ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करता है तो फिर जर्मनी आ सकता है ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए। और रसिया किसका दोस्त था? फ्रांस का। तो इसके तहत क्या होना था, अगर जर्मनी फ्रांस में अटैक करता तो रसिया उसकी मदद के आ सकता था। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे, लेकिन इन एक्सेप्शन को छोड़ के अगर जर्मनी किसी दूसरे देश में अटैक करता तो ये न्यूट्रल बनता रसिया, और रसिया किसी दूसरे देश में अटैक करता तो जर्मनी न्यूट्रल बन जाता। अब इसमें ये होना था कि अगर जर्मनी फ्रांस में अटैक करता तो रसिया आता मदद के लिए, लेकिन अगर फ्रांस जर्मनी में अटैक करता तब क्या होता? तब ये रसिया को न्यूट्रल बना रहना पड़ता। तो बिस्मार्क ने यही अच्छी नीति अपनाई थी कि उसको पता था कि क्योंकि अब जर्मनी संतुष्ट है, उसने जितना छीनना था छीन लिया फ्रांस से, तो उसको अब कोई ज़रूरत नहीं है फ्रांस के ऊपर अटैक करने की। तो उन्होंने क्या सोचा, उनको लग गया था कि अब जो अटैक होगा वो फ्रांस की तरफ से होगा जर्मनी के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने ये इस ट्रीटी का साइन किया था, और उनको पता था कि अगर फ्रांस, जो कि रसिया का दोस्त है, वो जर्मनी के ऊपर अटैक कर देता है तो भी रसिया उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि इस ट्रीटी में उसने हस्ताक्षर कर रखे और अपने वचन दे रखा है। अब ये हुआ कि बिस्मार्क ने तो ये अपना थ्योरी लगाई थी, लेकिन जैसे ही बिस्मार्क ने रेजिग्नेशन दे दिया, उस रेजिग्नेशन देने के बाद जो नए चांसलर आए उनका कहना ये था अपने राजा से कि जो री इंश्योरेंस ट्रीटी है ये हमारे काम की नहीं है, और इसको हमने जब इस 3 साल के लिए थी, 1887 में इसे साइन किया गया था, और 1887 से 1890 तक इसने रहना था। उसके बाद इसको क्या करना था, इन्होंने रीन्यू कराना था। लेकिन जब 1890 में इसका रीन्यू कराने का टाइम आया तो जर्मनी ने इसको रीन्यू करने से मना कर दिया। रसिया जबकि रीन्यू कराने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि जर्मनी को लग रहा था कि ये पॉलिसी उसके खिलाफ है या ये जो ट्रीटी है ये उसके फ़ायदे के लिए नहीं है, तो इसलिए उसने रीन्यू नहीं किया, जो कि एक गलत फ़ैसला था। ये वाकई में ट्रीटी उसके फ़ायदे के लिए थी, इससे फ्रांस उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये समझने में नाकाम रहे तो इस वजह से इन्होंने इसको लैप्स होने दिया, और ये बहुत बुरा फ़ैसला रहा। और आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था तो फ्रांस जर्मनी की लड़ाई भी हुई, और रसिया भी तब इस लड़ाई में कूद पड़ा। इकोनॉमी भी देख लेते थोड़ा इस समय में क्या क्या हुआ था। इकोनॉमी के क्षेत्र में जर्मनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश बन गया था। यूरोप का दूसरा पावरफुल देश इस समय जर्मनी था। एक पहले नंबर पर ब्रिटेन था, दूसरे नंबर पर जर्मनी था। इसके अलावा जो नया इंडस्ट्री के क्षेत्र में
उभर के इंडस्ट्री आ रही थी उसमें भी जर्मनी का दबदबा बहुत ही ज़्यादा था। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री जो नई इंडस्ट्री थी उस समय, उसमें जर्मनी का लगभग 90% हिस्सा था। पूरे यूरोप में 90% जो भी केमिकल बनता था वो जर्मनी के अंदर बनता था। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो क्षेत्र है उसमें भी जर्मनी का 90% अपना इंडस्ट्री में उसका हिस्सेदारी थी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी उसका मेजॉरिटी जो फार्मास्यूटिकल का बनती थी वो जर्मनी में ही बनती थी। तो इस तरह से जो नई इंडस्ट्री थी उसमें जर्मनी का बहुत ही अच्छे तरीके से उसका दबदबा था। तो इसी वजह से वो इतनी पावरफुल इकोनॉमिक तौर में उभर के आया। अब इसकी वजह ये भी थी कि जर्मनी इस समय साइंस के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया करते थे वहाँ के लोग। और जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला करता था उसका लगभग 1/3 हिस्सा जर्मनी को ही जर्मनी के साइंटिस्टों को मिलता था। जितना भी दुनिया का नोबेल प्राइज़ के अवार्ड थे, अगर मान लीजिए 30 नोबेल प्राइजेस बांटे गए केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में, तो उसका लगभग 10 नोबेल प्राइज़ जर्मनी को मिलते थे। तो इसी वजह से हम समझ सकते हैं कि जर्मनी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपने साइंस में उसका काफ़ी ध्यान था और उसकी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी थी इस समय। अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ विल्हम के सेकंड में ही शुरू हुआ था। क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है उसे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।